गुड मॉर्निंग। मैं अशोक पटवा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो अभी होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसका विषय है भारतीय इतिहास के वो 25 महत्वपूर्ण युद्ध जहां से प्रश्न आते ही हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के वीडियो, जिनमें से पहला था संविधान के इम्पॉर्टेंट 60 आर्टिकल, इस पे 2 वीडियो है, और दूसरा है भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके 3 वीडियो हैं। ये दोनों ही वीडियो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को देखते हुए बनाए गए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो चालू करते हैं, जिसका विषय क्या है, भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण युद्ध जहां से परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनमें से पहला युद्ध हम देखें, पहला युद्ध कौन सा है, तो वो है दशराग्य युद्ध। और ये युद्ध हम देखते हैं कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये युद्ध ऋग्वैदिक काल में हुआ था। और ये दशराग्य युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा, परुष्णी नदी के किनारे पर हुआ था। परुष्णी नदी, इसको आज के समय में क्या कहते हैं, रावी। तो रावी नदी का ही प्राचीन नाम क्या था, परुष्णी नदी। तो इसी के किनारे पर ये युद्ध हुआ था। और हम देखें ये युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो इस समय हमको मालूम है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कबीलों के रूप में बटे थे, और ये कबीले आपस में ही युद्ध करते, लड़ते, झगड़ते। तो इन्हीं कबीलों में से एक कबीला था भरत और एक कबीला था पुरु। और भरत और पुरु कबीलों के बीच में जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध का नाम था दशराग्य युद्ध। इस युद्ध में एक और भरत थे, भरत वंश के राजा थे सुदास, और दूसरी ओर पुरु वंश। और पुरु वंश अकेले नहीं, बल्कि 9 राजाओं के साथ मिलकर, मतलब 10 राजाओं की टीम अकेले किसके खिलाफ, भरत वंश के राजा सुदास के खिलाफ। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, दशराग्य युद्ध। ठीक है। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि भरत वंश के राजा सुदास विजयी हुए। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि भरत और पुरु दोनों में संधि हो गई, दोनों में समझौता हो गया। और दोनों में समझौते का परिणाम ये निकला कि एक नया वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश, तो वो याद रखिएगा, कुरु वंश। हम आगे देखेंगे कौरव, कुरु। तो ये कुरु वंश का उदय किन 2 वंशों के मेल से हुआ, वो भी याद रखिएगा, भरत और पुरु। तो ये पहला युद्ध याद रखिएगा, कौन सा, दशराग्य युद्ध। इसके बाद हम देखें दूसरा युद्ध है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध, कौन सा, महाभारत का युद्ध। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 950 ईसा पूर्व। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये तो जग जाहिर है, सभी को मालूम है कि ये युद्ध कौरव, अभी बताया मैं, कुरु, भरत और पुरु, ये दोनों वंशों का मेल हुआ, एक नया वंश स्थापित हुआ, कुरु। तो इसी कुरु वंश और पांडव वंश के बीच में ये युद्ध हुआ। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र। जैसा कि मालूम है कि इस युद्ध को पांडवों ने जीत लिया। इसके बाद हम देखें तीसरा युद्ध कौन सा, सिकंदर का आक्रमण। हमको मालूम है कि सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। 336 ईसा पूर्व में वो राजा बना, और राजा बनने के 10 साल बाद उसने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व, BC 326 में। और सिकंदर भारत के सीमावर्ती राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ा। और इन्हीं सीमावर्ती राजाओं में से एक प्रसिद्ध राजा था, कौन, राजा पोरस। और सिकंदर के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो याद रखिएगा, कौन सा युद्ध, झेलम का युद्ध। और झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो वो भी याद रखिएगा, वितस्ता। तो इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और वितस्ता नदी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, तो वो भी याद रखिएगा कि इस युद्ध को हाइडे स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। तो हाइडे स्पेस का युद्ध, झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध को सिकंदर ने जीत लिया।
पोरस पराजित हुआ, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। तो तीसरा युद्ध याद रखिएगा सिकंदर का। चौथा युद्ध हम देखें तो चौथा युद्ध है, और कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो वो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व, BC 261। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो वो याद रखिएगा कि मौर्य वंश और कलिंग वंश। कलिंग का मतलब आज के समय का उड़ीसा, आज के समय में जो उड़ीसा है उस ज़माने में इसको कलिंग कहा जाता था। और इस समय मौर्य वंश के राजा थे सम्राट अशोक, जो कि भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के महानतम शासक कहलाते हैं। तो इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ 261 BC में, और इस युद्ध को अशोक ने जीत लिया। सम्राट अशोक ने न केवल जीता, लेकिन ये युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का खून बहाया गया। इस वजह से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने कलिंग युद्ध के बाद कसम खा लिया कि कभी वो तलवार नहीं उठाएगा। मतलब उसने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो याद रखिएगा अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था, कलिंग का युद्ध, और वो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद हम देखें पांचवा युद्ध, वो है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। कब हुआ था ये आक्रमण, तो याद रखिएगा 712 में, 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब के राजा का राजदूत था, इस क्षेत्र का गवर्नर था, उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय सिंध क्षेत्र का, भारत में सिंध क्षेत्र का राजा कौन था, तो वो भी याद रखिएगा राजा दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर आक्रमण करके न केवल पराजित किया बल्कि दाहिर को मार भी डाला। कौन से युद्ध में, तो वो भी याद रखिएगा निरुन के युद्ध में। निरुन युद्ध कब हुआ था, 712 ईस्वी में। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि भारत में आने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कैसा मुस्लिम था, अरब का। तो भारत में आने वाले पहले मुस्लिम कौन, अरबी मुसलमान थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला युद्ध हम देखें छठवां, महमूद गजनवी का आक्रमण। और महमूद गजनवी के आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पे एक नहीं 17 बार आक्रमण किए। और ये आक्रमण कब से कब तक, पहला आक्रमण हुआ सन 1000 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण कब हुआ, 1027 ईस्वी में। तो इन 17 आक्रमण में महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो वो याद रखेगा सोमनाथ आक्रमण। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। और ये सोमनाथ पर आक्रमण कब किया गया, तो वो भी याद रखेगा 1025-26 में, 1025-26 ईस्वी में। और इस आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को जी भर कर लूटा गया। ये याद रखिएगा कि उस समय सोमनाथ क्षेत्र मतलब गुजरात में कौन राजा था, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि उस समय वहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम। और ये कौन से वंश का राजा था, तो वो भी याद रखिएगा सोलंकी वंश का ये राजा था। और भीम प्रथम ने अपने मंदिर को, अपनी प्रजा को महमूद गजनवी से बचाने के लिए क्या किया, भाग गया, राज्य छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और ये आक्रमण कौन से नंबर का आक्रमण था, तो ये भी याद रखिएगा 16वां आक्रमण था। कब हुआ था, 1025-26 में। और उस समय वहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम, जो कि सोलंकी नंबर का युद्ध है तराइन का युद्ध। तराइन में 2 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध कब, और दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में। और ये दोनों युद्ध किनके किनके बीच लड़े गए, तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। महमूद गजनवी के बाद अगला प्रमुख आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गोरी। जैसे महमूद गजनवी ने भारत पे बार बार आक्रमण किया, वैसे मोहम्मद गोरी ने भी भारत पे अनेक आक्रमण किया। उसके अनेक आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया और भाग गया। इस युद्ध के अगले साल 1192 में मोहम्मद गोरी ने दोबारा आक्रमण किया, और ये आक्रमण कहलाया
पानीपत का दूसरा युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। न केवल पराजित किया बल्कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी भी बना लिया और बंदी जीवन में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1191 1192। ठीक है, हम देखें 8वां युद्ध कौन सा, तो वो है चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, वो याद रखिएगा 1194। और किसके किसके बीच लड़ा गया, तो वो याद रखिएगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। हम देखते हैं कि जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में सपोर्ट किया गया था। तो फिर ये युद्ध कैसे हुआ, मोहम्मद गौरी की चालाकी थी। मोहम्मद गौरी भारत में किसी भी राजा को शक्तिशाली देखना ही नहीं चाहता था, और यही कारण है कि उसने जयचंद के ऊपर भी आक्रमण किया और जयचंद को पराजित करके मार डाला। चंदावर का युद्ध 1194। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा आप कि इसी जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों का विवाह हुआ था। इसी विवाह के कारण जयचंद पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन बैठा था। इसके बाद हम देखें 9वें नंबर का अगला प्रमुख युद्ध, तो वो था तैमूर का भारत पे आक्रमण। तैमूर, ये तैमूर कौन है, तो याद रखिएगा ये मंगोल आक्रमणकारी था और मध्य एशिया का व्यक्ति था ये, और इसने भारत पर आक्रमण किया कब, 1398 ईस्वी में। 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को जीत लिया और बहुत बुरी तरह लूटा। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह, तुगलक वंश का शासक था उस समय। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसी के समय में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। कब हुआ था, 1398 में। और इस आक्रमण का परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि दिल्ली में तुगलक वंश समाप्त हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ। सल्तनत काल में एक नया वंश कौन सा, तो याद रखिएगा सैयद वंश। सैयद वंश का उदय हुआ इस तैमूर के आक्रमण के बाद 1398। ठीक है, अगला हम देखें 10वें नंबर का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये, तो याद रखिएगा 1526 में। ये आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। कब, 1526 में। बाबर ने इसके पहले और भी आक्रमण किए थे लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंचा था। ये आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को 2 भारतीयों ने आमंत्रण दिया था। और वो 2 भारतीय कौन थे, तो ये याद रखिएगा, एक थे राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे, और दूसरे थे दौलत खान लोदी जो कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार ही था। तो दौलत खान लोदी और राणा सांगा, इन दोनों के आमंत्रण का नतीजा निकला भारत पर बाबर का आक्रमण, और इसी आक्रमण का नतीजा निकला पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और इस युद्ध की एक और ख़ास बात याद रखिएगा कि इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोप और गोले बारूद का प्रयोग किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद किसके द्वारा प्रयोग किया गया, बाबर के द्वारा। कौन से युद्ध में प्रयोग किया गया, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया 1526 में। और इस युद्ध में बाबर ने अपने से बहुत बड़ी सेना, इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को तोप और गोले बारूद के माध्यम से बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। पानीपत के पहले युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो वो याद रखिएगा कि मुगल वंश भारत में स्थापित हुआ। मुगल वंश की स्थापना कौन से युद्ध से हुई, तो याद रखिएगा पानीपत के पहले युद्ध से। ठीक है, इसके बाद हम देखें 11वें नंबर का खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो बाबर और राणा सांगा। राणा संग्राम सिंह का भी नाम सुने होंगे, तो लोग प्यार से इनको राणा सांगा ही कहते थे। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के राजा थे। अभी कुछ देर पहले हमने सुना क्या कि राणा सांगा ने तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। तो फिर ये
राणा सांगा को युद्ध क्यों करना पड़ा? क्योंकि राणा सांगा सोचते थे कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह दिल्ली पर आक्रमण करेगा, लूटेगा, पीटेगा और वापस चला जाएगा, और दिल्ली का सुल्तान जब कमज़ोर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, तो इसका फ़ायदा राणा सांगा उठाएंगे और वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लेंगे। लेकिन ये देखा गया कि बाबर भारत पे आक्रमण किया, जीता और वापस नहीं गया, बल्कि यहीं जम के रह गया, मुगल वंश की स्थापना कर लिया। तो अंततः राणा सांगा को मजबूर होना पड़ा युद्ध करने के लिए, और इसी का परिणाम था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा पराजित हुए और आगे चलकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखें 12वें नंबर का कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो वो याद रखिएगा कि ये युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर लिया। इस युद्ध से शेर शाह सूरी, जो कि बंगाल बिहार का छोटा सा शासक था, उसकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। और हम देखते हैं कि इसी के अगले साल, चौसा के युद्ध के अगले साल ही हम देखें 1540 में एक और युद्ध लड़ा गया इनके बीच में, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में 1540 के विलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से न केवल पराजित कर दिया, बल्कि भारत छोड़ने के लिए विवश भी कर दिया। और इस कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी स्थापित हुआ और सूरी वंश की स्थापना किया। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला युद्ध कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, 1556 में। और किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इस समय मुग़ल बादशाह था अकबर, जो कि छोटा सा बालक था, जिसकी उम्र 13 वर्ष कुछ माह की थी। और उसका संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा, इसमें बैरम खान। तो ये युद्ध लड़ा गया बैरम खान और वर्सेस कौन? हेमू, विक्रमादित्य हेमू। बंगाल बिहार के अफगान राज्य का सेनापति था और इसी को नियुक्त किया गया था मुग़लों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। और इसने मुग़लों को लाइन से आगरा, दिल्ली सब जीतते हुए इसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया, और राजा के रूप में इसने उपाधि क्या लिया? विक्रमादित्य हेमू। और आगे बढ़ा पंजाब में, दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, मुग़लों में और हेमू की सेना में। कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और इस युद्ध में मुग़लों ने हेमू को पराजित कर दिया। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो याद रखिएगा, पानीपत के पहले युद्ध का परिणाम क्या था? भारत में मुग़ल वंश की स्थापना। और पानीपत के दूसरे युद्ध का परिणाम क्या था? तो याद रखिएगा, भारत में मुग़ल वंश की वास्तविक स्थापना। बाबर तो स्थापित करके मर गया, लेकिन मुग़ल वंश को मजबूत नहीं बना पाया। भारत में मुग़ल वंश को मजबूती प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया गया? अकबर महान के द्वारा किया गया। और उसको ये मौका किस युद्ध से मिला? पानीपत के दूसरे युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1565 में। 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। ये तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य 5 राज्यों का समूह था, और इन राज्यों ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, बहमनी राज्यों में जो 5 राज्य थे, उनमें से एक राज्य बरार जो राज्य था, बरार, वो इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो 4 बहमनी राज्यों ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और ये युद्ध कहलाया तालीकोटा का युद्ध। याद रखिएगा, ये युद्ध राक्षसी तगड़ी युद्ध भी कहलाता है, क्योंकि राक्षसी और तगड़ी नाम के गांव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध को नाम दे दिया गया राक्षसी तगड़ी का युद्ध। इस युद्ध का एक नाम और मिलेगा, वो है बन्नी हट्टी का युद्ध। तो बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध, ये किसके नाम है? तालीकोटा युद्ध के ही नाम है।
कब हुआ था? 1565 में, विजयनगर बहमनी राज्य के बीच में। इस समय विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? तो वो भी याद रखिएगा कि इस समय यहाँ का राजा था सदाशिव। और इस युद्ध में विजयनगर का सेनापति कौन था? तो वो भी याद रखिएगा, राम राय। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बहुत बुरी तरह पराजय हुई। इतनी बुरी तरह पराजय हुई कि विजयनगर को आग लगाकर नष्ट कर दिया। विजयनगर कितना समृद्धशाली नगर था, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? हम्पी। ये हम्पी नाम की जो जगह है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। यही हम्पी उस समय का विजयनगर की राजधानी थी। और इसके खंडहर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये उस समय का कितना विकसित नगर था। 15वां युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी राजस्थान में अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत की घाटियों में स्थित है राजस्थान में हल्दी घाटी। और ये युद्ध कब लड़ा गया? तो वो भी याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इस समय मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप सिंह और दूसरी ओर मुग़ल बादशाह थे अकबर। तो अकबर और राणा प्रताप सिंह दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जो कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मुग़ल सेना, अकबर की सेना का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा, सेनापति था मान सिंह। और राणा प्रताप सिंह की सेना का, मेवाड़ सेना का सेनापति कौन था? तो वो याद रखिएगा, हाकिम खान। हाकिम खान सूर एक ही है। तो ये युद्ध लड़ा गया। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता? तो मुग़ल सेना जीत गई, राणा प्रताप सिंह की सेना हार गई। राणा प्रताप सिंह को जंगल में भागना पड़ा। उनके घोड़े का नाम भी पूछता है कई बार, चेतक। और यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि राणा प्रताप सिंह जब जंगल में चले गए घास की रोटी, तो आखिर उनको आश्रय किसने दिया? तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सिंह को जंगल में आश्रय देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो भी याद रखिएगा, भामा शाह के द्वारा राणा प्रताप सिंह को आश्रय दिया गया। और इसी आश्रय का नतीजा निकला कि राणा प्रताप सिंह अपने आप को दोबारा मजबूत किए, फिर से सेना इकट्ठी किए और मुग़लों के ऊपर आक्रमण करके अपने मेवाड़ को मुग़लों से छीनने में सफलता प्राप्त किया। और उसके बाद फिर दोबारा अकबर ने कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया। ये बात अलग है कि राणा प्रताप सिंह के मरने के बाद इनके बेटे अमर सिंह ने जहांगीर के समय में मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो खैर आप याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, और इनका नाम भी याद रखिएगा। और 16वां युद्ध है असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ कब हुआ था ये? तो याद रखिएगा, 1601 में हुआ था। असीरगढ़ कहाँ पर है? तो बुरहानपुर का नाम सुने होंगे, एमपी में खंडवा ज़िले में पहले था, अभी बुरहानपुर नाम का ज़िला है, वहीं पर है असीरगढ़। और ये क्षेत्र था खानदेश। उस समय यहाँ पर खानदेश कहते थे इसको। तो इस यहाँ पर अकबर के समय में आक्रमण किया गया। याद रखिएगा कि असीरगढ़ की विजय अकबर के जीवन का अंतिम विजय है। और इस समय यहाँ का मतलब खानदेश का राजा कौन था? तो वो भी याद रखिएगा, मीरन बहादुर यहाँ का राजा था खानदेश का। और अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। और इस आक्रमण की खास बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले को अकबर के द्वारा सोने की चाबी से खोला गया। कहने का मतलब ये है कि असीरगढ़ को अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। असीरगढ़ का किला उस समय बहुत मजबूत किला था, आसानी से जीतना मुश्किल था। तो कहते हैं कि रिश्वत देकर अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीता था। रिश्वत देकर जीतने के कारण ये वर्ड यूज़ किया गया है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला। तो आप ये याद रखिएगा कि अकबर के जीवन का अंतिम अभियान कब हुआ था? 1601 में असीरगढ़ की विजय। और उस समय वहाँ का राजा कौन था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला युद्ध देख। और 17वां है अफजल खान का वध। और ये अफजल खान का वध किसके द्वारा किया गया?
शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो याद रखिएगा, ये 1659 ईस्वी की घटना है। ये अफजल खान कौन था? एक्चुअल में क्या हुआ, शिवाजी एक छोटे से राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाया कि पूरे महाराष्ट्र में उनका अधिकार हो गया। उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए बीजापुर के नवाब ने शिवाजी का दमन करने के लिए, बिल्कुल सफाया करने के लिए उस समय के दक्षिण के भारत के सबसे प्रमुख सेनापति अफजल खान को नियुक्त किया। तो आप ये याद रखिएगा कि अफजल खान किस राज्य का सेनापति था? तो वो बीजापुर का सेनापति था। और कुल मिला के अफजल खान ने छल प्रपंच का उपयोग किया शिवाजी को के साथ। तो जवाब में शिवाजी ने भी छल प्रपंच का उपयोग किया और अंततः इसका परिणाम निकला कि अफजल खान को 1659 में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा, 1659 बीजापुर कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1739। और नादिर शाह का भारत आक्रमण, हम देखें नादिर शाह कौन था? ईरान का राजा था। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा गया है। और इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का नतीजा निकला कौन सा युद्ध? तो वो भी याद रखिएगा, करनाल का युद्ध। और करनाल के युद्ध में उत्तर मुगल वंश के अधिकारियों को हराकर जीत लिया गया और दिल्ली को जी भर कर लूटा गया नादिर शाह के द्वारा। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि उस समय मुगल वंश का राजा कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल वंश का राजा था और हार गया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मुगलों का राज सिंहासन, जो कि सोने का बना हुआ सिंहासन था, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, सोने के बने हुए सिंहासन का ऑफिशियल नेम क्या था? तो याद रखिएगा, ऑफिशियल नेम इसका था तख्त-ए-ताउस। किसने बनवाया था? तो वो भी याद रखिएगा, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। सोने का बना हुआ सिंहासन, मयूर सिंहासन, तख्त-ए-ताउस। और सबसे ख़ास बात ये कि इसी तख्त-ए-ताउस में उस समय के विश्व का सबसे बड़ा हीरा लगा हुआ था। कौन सा हीरा? तो वो भी याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली को जीता, तो जीतने के बाद वापस जाते समय ये तख्त-ए-ताउस, बड़ा सा सिंहासन था, डबल बेड के साइज का सोने का सिंहासन, इसको तोड़ ताड़ के लपेट के प्लस कोहिनूर हीरा जो लगा था उसको निकाल के अपने साथ ईरान ले गया। तो याद रखिएगा, नादिर शाह का भारत आक्रमण कब हुआ? 1739। कौन सा युद्ध? युद्ध है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो याद रखिएगा 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इन्हीं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध से भारत में गुलामी की शुरुआत मानी गई है। किसके किसके बीच? बंगाल और अंग्रेज़ों के बीच। और हम देखते हैं कि लॉर्ड क्लाइव युद्ध करने के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी प्रमुख सेनापति, प्रमुख अधिकारी, सबको रिश्वत दे देकर अपनी ओर कर लिया था। और ये खबर सिराजुद्दौला को थी ही नहीं कि उसके सारे अधिकारी बिक चुके हैं, सारे सेनापति बिक चुके हैं। और यही कारण है जब प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो सिराजुद्दौला की सेना तो बिकी हुई थी। तो निश्चित है बिल्कुल कुछ युद्ध, एक प्रकार से युद्ध हुआ ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि प्लासी का युद्ध नहीं था, एक व्यापारिक सौदा था। और इस सौदे में बंगाल के अधिकारियों ने अपने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। तो याद रखिएगा, प्लासी नाम की जगह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अभी नादिया नाम का ज़िला है, हुगली या भागीरथी नदी कहते हैं जिसको, उसी के किनारे पर है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया, मारा गया। और इनडायरेक्ट रूप से हम देखें तो बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। प्लासी के युद्ध के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मेरे चैनल पर है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा 1757, और यहीं से भारत में गुलामी की शुरुआत मानी गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखें अगला युद्ध कौन सा? 20वां युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? तो याद रखिएगा 1759 में। और किनके बीच हुआ था? तो वो भी याद रखिएगा, अंग्रेज
और डच के बीच में हुआ था। डच कौन? नीदरलैंड के। हमको मालूम है कि भारत में यूरोपियों का जब आगमन हुआ तो व्यापार को लेकर इन यूरोपीय देशों में झंझट, झगड़ा, युद्ध चालू हो गया। तो डच और ब्रिटेन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। कौन सा? बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित कर दिया, और न केवल पराजित किया बल्कि भारतीय व्यापार से डचों को हमेशा के लिए बाहर कर दिया। ठीक है, आप यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, व्यापार करने लगी, कैसे कैसे युद्ध हुआ, इनके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अगला युद्ध हम देखें और 21वां युद्ध है वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? तो याद रखिएगा 1760 में। और ये वांडीवास का युद्ध भी इन्हीं यूरोपीय देशों में आपसी झगड़े झंझट का परिणाम था। हमको मालूम है कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार करने के लिए दो सबसे प्रमुख यूरोपीय देश थे, एक था ब्रिटेन और एक है फ्रांस, और दोनों में इस विषय को लेकर कई बार युद्ध हुए। उन्हीं युद्धों में निर्णायक युद्ध था वांडीवास का युद्ध। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित किया। न केवल पराजित किया बल्कि भारतीय व्यापार से फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। और इस युद्ध के बाद भारतीय व्यापार में अंग्रेज़ों का एकाधिकार स्थापित हो गया, मोनोपोली स्थापित हो गया। याद रखिएगा इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा आयरकूट। आयरकूट के नेतृत्व में इस विजय को हासिल किया था अंग्रेज़ों ने। इसका लिंक भी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला युद्ध देखें। कौन? पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत तीन बड़े बड़े युद्ध लड़े गए। आखिर ये पानीपत नाम की जगह आज के समय में कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा ये हरियाणा में है। हरियाणा में तराइन भी है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र युद्ध भी, और पानीपत भी हरियाणा में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अच्छा, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखिएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठा राज्य का विस्तार मराठा राज्य का विस्तार हम देखें भारत के साथ साथ आज का जो पाकिस्तान है वहाँ तक हो चुका था। और मराठा राज्य की सीमाएं अफ़गानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली की सीमा से टकराती थीं, और आए दिन दोनों पक्षों में सीमा को लेकर युद्ध हो रहे थे। इन्हीं विवाद का निपटारा करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। और याद रखिएगा इस युद्ध में मराठा सेनापति किसको डिक्लेयर किया गया था? तो याद रखिएगा विश्वास राव को सेनापति डिक्लेयर किया गया था। लेकिन वास्तविक रूप में सेनापति कौन था जो सचमुच में निर्णय ले रहा था? तो याद रखिएगा सदाशिव राव भाऊ। ये वास्तविक सेनापति थे, सारा डिसीजन यही ले रहे थे। इस भयानक युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मराठे पराजित हो गए, बुरी तरह पराजित हो गए। और ये इतनी बड़ी पराजय थी कि इस युद्ध के बाद मराठा दोबारा शक्तिशाली नहीं हो पाए। कह सकते हैं कि भारत में मराठा शक्ति का अंत इसी पानीपत के तीसरे युद्ध से हो गया। ठीक है, कब हुआ था युद्ध? 1761। 23वां युद्ध है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध? 1764। और इस युद्ध में हम देखें ये बहुत निर्णायक युद्ध था बंगाल को जीतने में। याद रखिए भारत में गुलामी की शुरुआत किस युद्ध से मानी गई है? प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध में निर्णय हुआ था कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनेगा, और बंगाल में युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में हम देखें जो निर्णय प्लासी के युद्ध में हुआ था कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनेगा, उस निर्णय पर पक्की मुहर लगाने का काम बक्सर के युद्ध ने किया। किसके किसके बीच लड़ा गया? फिर से बंगाल और अंग्रेज़। हम देखें बंगाल ही नहीं बल्कि इस युद्ध में
3 बड़े बड़े भारतीय राजा युद्ध लड़े। कौन कौन से? एक तो बंगाल का नवाब था, कौन? मीर कासिम, वो शामिल था। और उस समय अवध के नवाब भी इस युद्ध में शामिल हुए। कौन? शुजाउद्दौला। और उस समय के जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, वो भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। इस तरह हम देख रहे हैं 3 बड़े बड़े भारतीय राजा एक और दूसरी ओर ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना का सेनापति किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा, मुनरो को बनाया गया था, हेक्टर मुनरो। तो मुनरो वर्सेस 3 बड़े बड़े भारतीय राजा, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये युद्ध 3 दिन भी नहीं चला। 3 दिन छोड़िए, 3 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो गया। तीनों बड़े बड़े भारतीय राजाओं की बड़ी बड़ी सेना को अंग्रेज़ों ने मात्र 3 घंटे में पराजित करके प्लासी के निर्णय पर पक्की मुहर लगा दिया कि भारत अंग्रेज़ों का ही गुलाम बनेगा। आप याद रखिएगा कि ये युद्ध कब हुआ था? 1764, याद रहेगा सभी को। इसके बाद हम देखें 24वां युद्ध, और 24वां युद्ध है मलावली का युद्ध। मलावली का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1799। किसके किसके बीच लड़ा गया? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया। और ये युद्ध इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेज़ों ने एक संधि का प्रस्ताव भेजा था, सहायक संधि, उसको स्वीकार कर लो। उस संधि को स्वीकार करने का मतलब था अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करना। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि युद्ध करते हुए मारा जाना स्वीकार कर लिया। आप याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? मलावली के युद्ध में 1799। और ये मलावली नाम की जगह कहाँ पर है? कर्नाटक में, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और हम देखें इसके बाद सबसे अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा? 25वां युद्ध, और वो है गुजरा का युद्ध। गुजरा। और ये गुजरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1849 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा सिख और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने सिखों को पूरी तरह पराजित कर दिया, निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, और पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। अगर आप आंग्ल सिख युद्ध, राजा रणजीत सिंह, इनके विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस पर भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा गुजरा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने सिख राज्य को, पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि गुजरा के युद्ध को क्या कहा जाता है? तोपों का युद्ध भी कहा गया, तोपों का युद्ध। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये भी याद रखिएगा, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने सिखों को अंतिम रूप से न केवल पराजित किया, पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। और उस समय के जो सिख राजा थे, राजा दिलीप सिंह, उनको पेंशन दे दिया। वो पेंशन लेकर ब्रिटेन चले गए और अपने साथ क्या लेकर चले गए? कोहिनूर हीरा, और वहाँ की महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया। तो ये थे भारतीय इतिहास के वो महत्वपूर्ण 25 युद्ध जहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते ही हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर करिए। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लगातार आती हैं और उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले, इसके लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।